नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आ जाइए जल्दी-जल्दी से लाइव। सभी को गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आ जाइए जल्दी से लाइव। गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास को करते हैं हम स्टार्ट। आ जाइए जल्दी से लाइव। मॉर्निंग राहुल जी, गुड मॉर्निंग। आ जाइए लाइव, जल्दी आ जाइए लाइव सभी कोई। कल की क्लास में विराम चिन्ह पढ़े थे और मैंने आपको कहा भी था कि ये जो विराम चिन्ह है वो एज एन 3 मार्कर तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, जैसे कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपने देख लिया होगा। इसके अलावा ये जो विराम चिन्ह है आपको यहाँ पर 2-2 नंबर में भी आ सकते हैं। कई बार ये चिन्ह आपको पूछ लेता है, कई बार ये आपको विराम चिन्ह में डेफिनिशन पूछ लेता है ना? और तीसरी सिचुएशन ये बनाता है कि विराम चिन्ह में आपको वो सिचुएशन देता है। कैसी सिचुएशन देता है? आपको सेंटेंस लिखता है और बोलता है कि इस सेंटेंस में आप सही विराम चिन्ह लगाकर क्या करिए? प्रदर्शित करिए। तो इस प्रकार से वो सारी चीज़ें क्या करता है? आपको पूछता है प्रश्न में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। जल्दी से आ जाएँ लाइव और भी लोग, जल्दी-जल्दी से। अगले चिन्ह के साथ हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। वो चिन्ह है विस्मयादि बोधक का चिन्ह। ईज़ी सा। अगला चिन्ह कौन-सा है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का चिन्ह। अब ये चिन्ह क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। हम कोई भी विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं तो उस विराम चिन्ह में हम सबसे पहले तो क्या करते हैं? उसका चिन्ह क्या होगा ये देखते हैं। इसका चिन्ह क्या होगा? विस्मयादि बोधक का चिन्ह पहले पॉइंट में यही लिखना है कि इस तरीके का होता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह इस तरीके का दिखाई देता है, मतलब इसे आप अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ऊपर से थोड़ा मोटा और नीचे से पतला, है ना? तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग किन-किन परिस्थितियों में किया जाता है? चिन्ह तो हो गया, उसके बाद देखते हैं परिस्थितियों में होता है या प्रयोग आप इसका देखेंगे। तो पहला प्रयोग अगर आप देखें, पहला प्रयोग, तो सबसे पहले तो जब कभी भी आप अपने मनोगत भावों को प्रदर्शित करते हैं, मनोगत भावों को प्रदर्शित करते हैं अर्थात मनोगत भाव। मनोगत भाव का तात्पर्य क्या होता है? जैसे आपको आश्चर्य हो रहा है, आपको प्रदर्शित करना है, आपको घृणा प्रदर्शित करना है, ठीक है? आदि जो मनोगत आपके भाव होते हैं, उस भाव को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और आपने कई बार देखा भी होगा। उदाहरण से समझें, कैसे? जैसे आप बोल रहे हो, ये प्रश्न आया हुआ है विस्मयादि बोधक का, अरे! क्या बात कर रहे हो? क्या बात बोल दी? अरे क्या बात है! तो आपने देखा अरे, ये जो अरे है वो आपके विस्मय को प्रदर्शित कर रहा है, आश्चर्य को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने फिर बोला यहाँ पर, ओहो कितना निखरा रूप है। ओहो कितना निखरा रूप है, कितना निखरा रूप है ना? या कितनी सुंदर बात है। तो आपने देखा आहा, ओहो, वाह, है ना? या फिर आपने आदि जो ये शब्द होते हैं उनके बाद में विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगता है। अब ये तो आप अच्छे से जानते हैं, वाह, ओहो, अरे, इस तरीके के चिन्ह, है ना? इसके बाद में जो लगता है। लेकिन इसके अलावा अच्छा देखिए, एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण बता रही हूँ। जैसे मैं आपको कहीं पर यहाँ पर अपने भंवरकुआं ब्रिज में गाड़ी चलाते दिख गई। कौन सी वाली गाड़ी चलाते? हायाबुसा चला रही है मैडम, सपोज करो, है ना? और आपने देखा और अपने दोस्त को बताया, तेरे को पता है आज ना मैडम हायाबुसा चला रही थी। तो आपका दोस्त क्या बोलेगा? क्या? क्या बोलेगा वो? क्या? ऐसा, है ना? तो कई बारी ओह, अरे, वाह, आहा ऐसे शब्द का प्रयोग ना करते हुए आप जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उससे भी अपना आश्चर्य या शोक क्या करते हैं, या घृणा या फिर हर्ष को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो आपको आश्चर्य हुआ ना कि और मैडम बता जाकर वो स्टंट कर रही थी ब्रिज पे, तो आप बोलोगे क्या? क्या बात कर रहा है यार तू? ऐसा तो आपको क्या हुआ? आश्चर्य हुआ ना? तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या, है ना? क्या जो है वास्तव में प्रश्नवाचक है, लेकिन उसके साथ साथ ये आपको आश्चर्य भी क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग अंजलि जी, आश्चर्य भी प्रदर्शित कर रहा है। क्या सच में ऐसा हुआ?
सच में ऐसा किया या ऐसा हुआ? तो आपने देखा जब कभी भी आप अगर देखें तो आश्चर्य, शोक, घृणा आदि ऐसे चिन्हों को आप क्या करते हैं, प्रयोग में लाने के लिए या ऐसे भावों को प्रदर्शित करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जो इजीली आपको पता है। दूसरा एक और इसका प्रकार होता है अतिशयता को। कैसे अतिशयता को, इसके लिए ध्यान देना, ये आपको नहीं पता। अतिशयता, ठीक है। एक तो क्या हुआ, मनोगत भावों को प्रदर्शित करने के लिए, दूसरा यहाँ पर क्या हुआ, अतिशयता को प्रदर्शित करने के। तो अतिशयता कैसे प्रदर्शित होती है, ध्यान दीजिए। जब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा क्या कर रही है, यहाँ पर अगर आप देखें बहुत ज्यादा आप वहां पर विस्मय क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, अतिशयता उसे कहा जाता है। बहुत ज्यादा विस्मय प्रकट कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूं, उदाहरण से समझो कैसे अतिशयता। अतिशयता के लिए अगर आप देखो तो आपने यहाँ पर बोला अरे, अरे वह मारा गया, मारा गया, ठीक है। तो आपको आश्चर्य, अरे वह मारा गया, तो आपने यहाँ पर एक बार क्या करा, अपना आश्चर्य प्रदर्शित करा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर शोक प्रदर्शित होगा, तो शोक के बाद में डबल यहाँ पर आपने क्या करा, अतिशयता प्रकटित करी, मतलब आप बहुत ज्यादा विलाप में हो, ठीक है। और उसके बाद में जब आपको महाशोक प्रदर्शित करना है कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्या हो गया, वो मारा गया तो शोक हुआ, तो आपने 3 बार विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करा। तो याद रखना, अगर कभी ऐसा आ जाए तो ये आपको नहीं दिखेगा कहीं पर भी, ये तो आपको पता है। लेकिन जब आपको अतिशयता प्रदर्शित करनी हो, अर्थात बहुत ज्यादा आप एक्सट्रीम शोक, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हर्ष, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने मनोगत भावों का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन थी, अरे वो मारा गया, है ना। तो फिर एक एक्सक्लेमेशन, शोक की भावना, बहुत ज्यादा शोक हो रहा है। अब आप देखो ये चीज अगर सामने है ना तो आप इजीली बता सकते हो, लेकिन लिखने में कैसे बताओगे कि यार उसको बहुत ज्यादा शौक था, पता है उसकी जो अवस्था थी मरणासन्न हो गई, तो आप बताओगे इस एक्सक्लेमेशन चिन्ह की मदद से कि डबल लगा है, अर्थात बहुत ज्यादा शौक, महाशोक ट्रिपल लगा है। तो इस प्रकार डबल और ट्रिपल चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है विस्मय आदि बोधक में। तो 2 कंडीशन बनी, ये कंडीशन आपको पता ही है। सेकंड कंडीशन है अतिशयता, जब बहुत ज्यादा किसी मनोगत भावों की क्या हो जाए, अतिशयता हो जाए। इतना क्लियर है तो थम्स अप दिखाओ जल्दी से। इतना क्लियर है दोनों चीज, जल्दी जल्दी बताएं। तो अगले चिन्ह की ओर चलते हैं। आज कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे विराम चिन्ह हो जाए। क्लियर है इतना? क्लियर? यस और नो? अगले चिन्ह की ओर चले। अगले चिन्ह की ओर चले। ओके ठीक है राहुल, ठीक है। अगला चिन्ह यहाँ पर आप पढ़े, ये याद रखना, ठीक है। विस्मय आदि बोधक में आ गया आप क्या, 2 कंडीशन। अब उसके बाद उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, ध्यान से देखिए। उद्धरण मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी विषय वस्तु को क्या करें, उद्धारित करके लिखें, उसे उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। अब ये उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। उद्धरित करने के लिए किसी 2 प्रकार से ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और ये चिन्ह आपको डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है ना। तो सबसे पहला जो है इकहरा उद्धरण चिन्ह, इसको गलत मत लिखना, इकहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पर है ये दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये कैसा होता है, ध्यान से देखो, ये एमपीपीएससी का फेवरेट चिन्ह में से है। हालांकि जितने चिन्ह पढ़ा रही हूँ उसमें स्टार्टिंग के जो चिन्ह ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एज कंपेयर टू लास्ट के, लेकिन आपको सभी चिन्ह पढ़ना है। इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, याद रखो, जब आपको सिंगल वर्ड लिखना हो, या फिर बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि जब आपको किसी पुस्तक, उपाधि, उपाधि, उपनाम, उपनाम आदि को क्या करना हो, उद्धरित करके लिखना हो, आदि को लिखना हो।
आदि को कैसे लिखना हो तो ध्यान दो, जैसे आपने लिखा या फिर उपनाम के बाद में नाम भी, ऐसे कीवर्ड्स जो रहते हैं उनको लिखना। उदाहरण के लिए समझिएगा, इसके चिन्ह कैसे होते हैं, पहले चिन्ह तो देख लो। इकहरा उद्धरण चिन्ह कैसा होता है, यहाँ पर देखो, ध्यान दो, यहाँ पर लगा देती हूँ उसका चिन्ह। इस तरीके से बनाया जाता है, ये 6 और ये 9। ठीक है, ये एकहरा उद्धरण चिन्ह है। और दोहरा उद्धरण चिन्ह कैसे बनाया जाएगा, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को दोहरा उद्धरण चिन्ह कहा जाता है ना। अपन जल्दी जल्दी में इसको ऐसे तो लगा लेते हैं, बताती हूँ किस तरीके से, ये ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, लेकिन जब साइन आ रहा है 3 नंबर में, जब 3 नंबर में चिन्ह आपसे पूछेगा तो चिन्ह मेक श्योर बहुत अच्छे से बनाना, अदरवाइज उसके नंबर कट जाएंगे, है ना। फिर बाद में भले ऐसे ही लगाना हो तो आप लगाने के लिए ऐसे ही जरूर बना सकते हैं उसको। तो अब ये दोहरा उद्धरण चिन्ह और एकहरा उद्धरण चिन्ह है क्या, उदाहरण से समझो। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर लिख रहे हो, रुकिएगा 1 सेकेंड, तो प्रॉपर जम, चलिए। जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर आपसे क्या कहा कि किसी का उपनाम आ रहा है, कैसे उपनाम आ रहा है, जैसे आपने बोला राजा, राजा शिव प्रसाद, शिव प्रसाद। अब सितारे हिंद इनका क्या है, टाइटल है। तो सितारे हिंद लिखने के लिए आपने किसका प्रयोग करा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करा। ठीक है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद लिखने के लिए आपने किसका प्रयोग करा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करा। अगर उसी के अलावा मैं बोलूं यहाँ पर कि रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है। अब रामचरितमानस सिंगल वर्ड आ रहा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। किसी महाकाव्य का नाम है, काव्य का नाम है, उपाधि का नाम है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे, नहीं ये हाईलाइट नहीं होता बेटा अंजलि, उद्धरण मीन्स हाईलाइट नहीं, उद्धरण मीन्स हाईलाइट नहीं। हाईलाइट के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो हम अभी देखेंगे, है ना। उद्धरण मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को उद्धरित मतलब उभार कर बताना। नो डाउट सम काइंड ऑफ ये हाईलाइट होता है, लेकिन टोटल आप हाईलाइट नहीं बोलेंगे, है ना। उद्धरण मतलब इन्वर्टेड कॉमा, जो काम इन्वर्टेड कॉमा करेगा। तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है, एक महाकाव्य है। तो आपने सेंटेंस के बीच में सिंगल वर्ड, नाम, नाम, उपाधि, जैसे आपने लिखा भारत रत्न उपाधि है, तो उसको लिखने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा। फिर मैडम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देते थे हम सिंगल के लिए, वो गलत था, है ना। सिंगल बुक के लिए यहाँ पर, या फिर सिंगल ऐसे छोटे छोटे नाम उपनामों के लिए, जैसे आप लिख रहे हो महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, तो राष्ट्रपिता आएगा किसमें, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। आपने लिखा गोदान मुंशी प्रेमचंद की एक, मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है, तो गोदान किस में आएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। और आपको अब जब आप लिखेंगे ना, तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ रहा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, किसी किसी के कथन, कथन, वाक्य, वाक्य, ठीक है, श्लोक, श्लोक आदि को, आदि को, आदि को ज्यों का त्यों उद्धरित करने के, ज्यों का त्यों उद्धरित करने के लिए, अर्थात जब आपको पता है कि आप किसी भी चीज को क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, या तो किसी के कहे गए किसी वाक्य को, जैसे उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर किसी ने कहा करो या मरो, करो या मरो किसका नारा है, महात्मा गांधी जी का, है ना। अब यूसुफ मेहर अली खां मत बोलना, महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी के इस वाक्य को आप चेंज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, उसको आपको एज इट इज लिखना है। तो जब आप किसी के भी कहे गए वाक्य को, किसी के कहे गए सुभाषितानी श्लोक को, किसी के कहे गई कोई पंक्ति को, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उठो जागो और तब तक मत लिखो जब रुको, तब जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए,
या फिर अगर आपने देखा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो इस चीज को लिखने के लिए आप क्या करोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करो। बात समझ में आई? ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा बड़ी चीजों को लिखने के लिए, जैसे आप कई बारी परिभाषा लिखते हो कि किसी ने ये परिभाषा दी और परिभाषा के बाद एस लगाते हो, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो। तो जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, उस चीज के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा आता है, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल चीजों को लिखने के लिए। तो इतनी बात क्लियर है, ये समझ में आया? तो आगे बढ़े अगले चिन्ह की ओर, जल्दी बताएं। क्लियर है? बहुत सारे चिन्ह है बेटा। चलिए अगला चिन्ह लिखिए, योजक चिन्ह। अगला चिन्ह कौन सा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का दूसरा नाम समास चिन्ह भी है, समास चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? समास चिन्ह। याद रखिएगा। ओके अंजलि, चलिए सबसे पहले तो इसका चिन्ह क्या है ये देखो। सबसे पहले तो अगर मैं चिन्ह की बात करूं, ये छोटा सा बीचों बीच में, ठीक है, 3 चिन्ह पढ़ना है एक साथ हमको। योजक ये दिखा, ठीक है, रेखांकन ये दिखा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर निर्देशन ये रहा। तो ये 3 चिन्ह ऐसे डैश डैश के साथ जाएंगे, एक साथ पढ़ेंगे हम इसको यहीं पर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी करते हैं कि कब हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करें। तो अगला हम पढ़ रहे हैं योजक चिन्ह, ठीक है, जिसको समास चिन्ह भी कहा जाता है। कब आप इसका प्रयोग करोगे? तो योजक चिन्ह की परिभाषा देखिए आप, अगर आप इसको देखें तो योजक चिन्ह का प्रयोग हम क्या करते हैं, तो शब्द युग्मों को, शब्द युग्म, युग्म को लिखने के लिए। अब 2 शब्द युग्म या फिर सिंपल लिखे, 2 क्यों आएगा, बस लिखो शब्द युग्म को लिखने, शब्द युग्म को लिखने हेतु, या फिर आप लिख सकते हैं इसे शब्दों का जोड़ा प्रदर्शित करने के लिए। शब्दों का जहां पर जोड़ा आता है उसे प्रदर्शित करने के लिए। कैसे, कितनी कंडीशन बन जाएगी शब्दों का जोड़ा प्रदर्शित करने के लिए? तो पहला तो आप लिखेंगे विलोम शब्द के लिए। कैसे? विलोम शब्द अगर आप देखो तो विलोम शब्द के लिए कैसे प्रदर्शित करोगे? तो सिंपल, अगर आप देखो जैसे शब्द का जोड़ा है विलोम शब्द, रात दिन, रात दिन, ठीक है, या फिर आप बोल दोगे आना जाना, आना जाना। तो ये शब्दों का जोड़ा, मतलब विलोम शब्द को जब आप एक साथ लिखते हैं तब कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह ये जो बीच में लगा है ये कहलाता है। ठीक है, दूसरा अगर आप देखें जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है समास में, ठीक है, इसीलिए इसको समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। सबसे पहले तो जैसे आपने यहाँ पर लिखा इतरेतर द्वंद्व समास में आप लिख रहे हो माता पिता, ठीक है, आप लिख रहे हो रात दिन, रात दिन, रात और दिन, ठीक है। अब यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप दूसरा लिख लीजिए। फिर विलोम भी है मैडम, नहीं ये विलोम जरूर दिख रहा है लेकिन इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है, जब अभी समास पढ़ाऊंगी तो वहां पर बताऊंगी। ठीक है, माता पिता आपने बता दिया, या फिर आप यहाँ पर दूसरा देखोगे ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठीक है, इसको लिखने के लिए। फिर उसके बाद में अगर आप देखो अगला, अगर आप देखोगे तो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों को लिखने के लिए भी, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों को लिखने के लिए, अर्थात अगर आप देखो अगली कंडीशन भिन्नार्थक शब्द लिखने के लिए, जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हो क्या, उदाहरण के लिए आप लिख रहे हो आदि और यहाँ पर आप लिख रहे हो आदि, तब भी आपने इस चिन्ह का प्रयोग करा। आप यहाँ पर लिख रहे हो दारू, आप यहाँ पर लिख रहे हो दारू, तब भी आपने इस चिन्ह का प्रयोग किया। तो आप देख रहे हो कि इतने सारे जब भी शब्दों के जोड़े आते हैं। एक और देखें यहाँ पर, जब आप 2 क्रियाएं एक साथ लिखते हो इसे कहा जाता है संयुक्त क्रिया। क्या कहा जाता है? संयुक्त क्रिया। कैसे संयुक्त क्रिया? जब आप क्रिया पदों को साथ में लिखते हो, जैसे आपने लिखा खाना पीना, जैसे आपने लिखा आना जाना,
जैसे आपने लिखा हंसना, रोना आदि। तो जब आप संयुक्त क्रियाएं भी लिखते हैं तब भी किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिएगा तुलनात्मक वाक्य में प्रयोग में। तुलनात्मक मतलब तुलनात्मक, तुलनात्मक बोले तो जैसे आपने बोला ना कि ये चांद सा रोशन चेहरा, तो आपने चांद सा, चांद और सा के बीच में आपने क्या करा है? योजक चिन्ह लगाया। तुलना कर रहे हो ना आप चांद की। या फिर आपने बोला चांदनी सी उसकी आंखें, या मृग सी उसकी आंखें, या मृग नैनी, तो चांदनी सी, तो सा, सी आदि ऐसे शब्द जो तुलना करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वहां पर भी आप किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या बेटा? है ना? सार्थक निरर्थक शब्दों के साथ भी आप योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये पूरी कंडीशन याद रखना बेटा। आपसे अगर कोई कंडीशन पूछ ले कि इस कंडीशन में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। निरर्थक शब्दों के लिए भी आप योजक चिन्ह का प्रयोग करते हो। निरर्थक शब्द के लिए कैसे योजक का प्रयोग करते हो? ध्यान दो, जैसे आप लिख रहे हो यहाँ पर चाय वाय, चाय वाय, पानी वानी, तानी वानी, कपड़े लत्ते आदि। तो निरर्थक चिन्ह के लिए भी, निरर्थक शब्दों के लिए भी किस चिन्ह का प्रयोग करते हो? आप योजक चिन्ह का प्रयोग करते हो। कौन से? इस तरीके से, जैसे यहाँ पर आप लिखोगे फूलों सा, फूलों सी मुस्कान, ये आया हुआ है। फूलों सी मतलब यहाँ पर इसने ऐसा लिख दिया था, देखो कैसा आया, फूलों सी मुस्कान में सही विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिखिए। प्रश्न कैसा आया था, ध्यान से देखो। फूलों सी मुस्कान ऐसा लिखा हुआ था बिना किसी विराम चिन्ह का, तो आपको याद होना चाहिए कि आप इसके बीच में क्या लगाएंगे? योजक चिन्ह लगाएंगे, ना कि कॉमा। इतनी बात समझ में आई बेटा? पक्की बात? क्लियर है यहाँ तक कहानी? तो ये सारी सिचुएशन याद रखना योजक चिन्ह की। विलोम शब्द में, समास में, इतरेतर में, वैकल्पिक में और समाहार तीनों में, समुच्चारित भिन्नार्थक में, संयुक्त क्रिया में, तुलनात्मकता में और निरर्थक शब्दों में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चूंकि ये सारी चीजें समास में आती है, इसीलिए इसे समासिक चिन्ह भी कहा जाता है या समास चिन्ह भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा? पक्की बात? क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े, अगला चिन्ह देखिएगा निर्देशन चिन्ह। अब निर्देशन चिन्ह देखिएगा कैसे लगता है। निर्देशन चिन्ह, अगला चिन्ह कौन सा है? निर्देशन का चिन्ह। अब ये निर्देशन चिन्ह कैसा होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर लगाओ उसका चिन्ह। निर्देशन चिन्ह कैसा बना होता है? ये, और यहाँ पर थोड़ा सा योजक चिन्ह, बड़ा डैश। योजक चिन्ह से थोड़ा सा क्या आएगा? बड़ा डैश आएगा। किन परिस्थितियों में, या फिर परिभाषा अगर हम देखें इसकी, तो क्या आता है? जब कभी भी आप निर्देशों को बताते हो, निर्देशों को मतलब जब आप यहाँ पर देखें, जब कभी भी निर्देशों को बताना हो। अब निर्देश क्या होते हैं? निर्देशों प्रदर्शित करने हेतु। अब कैसे निर्देश? तो इसकी दो सिचुएशन होती है। सबसे पहले तो अगर पहली परिस्थिति देखोगे तो जब कभी भी संवाद हो रहे हैं, संवादों को प्रदर्शित करने के लिए, या फिर आप सिंपल निर्देशन चिन्ह की परिभाषा में इसकी एक ही परिस्थिति लिखें, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। संवादों को प्रदर्शित करने के, संवादों को प्रदर्शित करने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे संवाद? जैसे आपने लिखा होगा यहाँ पर राम, ठीक है। अब राम क्या बोलने वाले हैं, क्या संवाद करने वाले हैं, वो सामने आएगा, ठीक है। हे पुत्र, ठीक है यहाँ पर। तो फिर उसके बाद यहाँ पर लव कहते हैं, क्या? जी पिताश्री, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुश कहते हैं, आज्ञा दीजिए,
तो आपने देखा कि जब कभी भी दो या दो से अधिक लोगों के संवादों को प्रदर्शित किया जाता है, तो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? निर्देशन चिन्ह। तो दो हुए बेटा। योजक चिन्ह देखना थोड़ा सा छोटा ऐसा बीच में लगता है, और निर्देशन चिन्ह योजक चिन्ह थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है, बीच में ही लगता है। ये जो लगा है ये निर्देशन चिन्ह है ना, याद रखना। निर्देशन चिन्ह क्लियर है? पक्की बात। तो बस निर्देशन चिन्ह में इतना ही याद रखना है कि जब कभी भी आप संवादों को प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आपको जब भी संवाद लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखना है। अब जो आप अंडरलाइन बोल रहे थे ना कि हाईलाइट करके लिखा जाता है, उसे कहा जाता है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह से क्या कहा जाता है? रेखांकन चिन्ह। अब ये रेखांकन चिन्ह कैसा होता है, ध्यान से देखिए, है ना। सबसे पहले मैं इसका चिन्ह बना देती हूँ। चिन्ह अगर आप देखोगे रेखांकन का तो किस तरीके से होगा? अब ये बॉक्स बनाना है और बॉक्स के नीचे चिन्ह लगाना है, ये है ना, ऊपर नहीं, नीचे, और थोड़ा सा योजक चिन्ह से और अपना निर्देशन चिन्ह से बड़ा चिन्ह लगाना है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब ये किस परिस्थिति में प्रयोग में लाया जाता है? तो जब आपको किसी विषय वस्तु को किसी किसी विषय वस्तु अलग से प्रदर्शित करना हो, अलग प्रदर्शित करना हो, मतलब हाईलाइट करके आपको दिखाना हो, प्रदर्शित करना हो। हाईलाइट करके इन द सेंस कि जब कभी भी इस चिन्ह का प्रयोग आप सबसे ज्यादा मेंस की आंसर राइटिंग में करेंगे। कैसे मेंस की आंसर राइटिंग में करेंगे? जब 3 मार्कर के प्रश्न आ रहे हैं या फिर 7 मार्कर आ रहा है या 10 मार्कर आ रहा है, तो जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं उन कीवर्ड्स के नीचे आप अंडरलाइन करते हो, वही अंडरलाइन इज कॉल्ड निर्देशन चिन्ह। वही अंडरलाइन निर्देशन सॉरी वही अंडरलाइन रेखांकन चिन्ह है। अंडरलाइन जो करते हो ना, इसका प्रयोग आपको अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में करना है। जैसे आप उदाहरण से इसको समझिए, कब आप इसका प्रयोग करते हो? जैसे आप बताना चाह रहे हो कि मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब आपने इसको अंडरलाइन करके बता दिया। तो आपने देखा, जब आपको किसी भी चीज को क्या करना है, उभार कर प्रदर्शित करना है या अलग प्रदर्शित करना है, तो उस दिए गए शब्द के नीचे आप क्या करते हैं? एक रेखा क्या कर देते हैं? अंकित कर देते हैं। वही चिन्ह आपका रेखांकन का चिन्ह कहलाता है। बिल्कुल इजी सा। इसके अलावा और कोई प्रयोग नहीं है। अगर आप और ज्यादा लिखो कि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, तो मध्य प्रदेश के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप बताना चाह रहे हो, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, तो आपने अंडरलाइन किसे करा? मध्य प्रदेश को, क्योंकि वो हाईलाइट करके आपको बताना है। तो वो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग करेगा? रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करेगा। दैट मीन्स अंडरलाइन। तो तीनों आपके बॉक्स क्लियर हुए। सबसे पहले ये वाला योजक चिन्ह हुआ, ये वाला आपका अंडरलाइन वाला चिन्ह हुआ, और ये वाला आपका निर्देशन चिन्ह। तीनों एक जैसे ही है, लेकिन जब बॉक्स बनाओगे तो थोड़ा सा याद रखना कि किसको कैसे लिखना है, क्योंकि वहां पर नंबर कट सकते। इतनी बात क्लियर बेटा? तो आगे बढ़ूं? क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ जाए? आगे बढ़ूं? थम्स अप दिखाओ जल्दी, क्लियर है तो। अगला चिन्ह यहां पर विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, अब ये कैसा होता है? क्लियर है? वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड। अगला चिन्ह पढ़ते हैं, विवरण चिन्ह। ये किस तरीके से दिखता है? तो विवरण चिन्ह कुछ इस तरीके का दिखता है, ये। ठीक है, इस तरीके का आपका विवरण चिन्ह दिखाई देता है। अब इसका प्रयोग कब करोगे आप? तो ध्यान दीजिए, या परिभाषा या प्रयोग सिंपल, जब कभी भी आपको किसी विषय वस्तु का वर्णन करना हो, किसी विषय वस्तु का
विषय वस्तु का संपूर्ण वर्णन करना हो या संपूर्ण विवरण करना हो, संपूर्ण विवरण करना हो, विवरण करना हो, कब संपूर्ण विवरण किया जाता है? तो ध्यान से देखिए, जैसे आप यहाँ पर उदाहरण के लिए लिख रहे हैं, उदाहरण के लिए आप यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या बोला मैंने? जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि अ, संधि के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं जो जो निम्न है, जो निम्न है। अब क्या कर रहे हो आप? इसका विवरण कर रहे हो। तो ये जो चिन्ह लगा ये विवरण चिन्ह कहलाएगा और उसके बाद आप पूरा विवरण क्या कर रहे हो? स्टार्ट कर रहे हो। जैसे आपने बताया यहाँ पर स्वर संधि, यहाँ पर आपने बताया व्यंजन संधि, यहाँ पर आपने बताया विसर्ग संधि। तो आपने क्या कर दिया? संधि का विवरण कर दिया कि ये 3 प्रकार की होती है। तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा कि जब कभी भी आप क्या बता रहे हो, किसी भी चीज का विवरण कर रहे हो। इसके अलावा ऐसा एक और आ सकता है, जैसे आप निबंध लिख रहे हो और आप निबंध में साइड हेडिंग लिखते हैं। जैसे आप साइड हेडिंग बता रहे हो कि यह या फिर आप सिंपल लिख रहे हो, वर्णन करने जा रहे हो, मालवा का पठार, मालवा का पठार का क्या कर रहे हो आप? वर्णन कर रहे हो। तो मालवा का पठार के बारे में जब आपको विवरण करना है, उसके बारे में जब आप विवरण करोगे तब कौन सा चिन्ह लगता है? यहाँ पर विवरण चिन्ह लगता है। इसके बारे में बता रहे हो कि यह मध्य प्रदेश के यहाँ पर पश्चिम में स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है। तो आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हो? अब अंदर वर्णन करने जा रहे हो। तो याद रखना, डैश नहीं लगता है, इसके बाद क्या लगता है? विवरण चिन्ह लगता है। यहाँ पर भी हम ऐसे करके डैश लगा देते हैं, जो कि गड़बड़ है। डैश नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा? विवरण चिन्ह लगेगा। तो ये इसके 2 प्रयोग हैं विवरण चिन्ह। क्लियर है विवरण चिन्ह बेटा? है ना? अब छोटे छोटे से चिन्ह आ रहे हैं। रेखांकन हो गया। अगला चिन्ह लिखेंगे हंस पद या त्रुटि बोधक का चिन्ह। अगला चिन्ह कौन सा? हंस पद का चिन्ह, हंस पद चिन्ह, या फिर इसी को कहा जाता है त्रुटि बोधक चिन्ह, त्रुटि बोधक। अब ये कैसा होता है? ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो हम इसका चिन्ह देखते हैं। कैसा दिखता है इसका चिन्ह? यहाँ पर बॉक्स बनाया और उसके अंदर बकायदा चिन्ह लिख दिया। हंस के पैर के समान ये चिन्ह दिखता है, इस तरीके का हंस पद का चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब कभी भी त्रुटि पूर्वक कोई शब्द, वाक्यांश या फिर वाक्य क्या हो जाता है? छूट जाता है। कि आप लिखने जा रहे हो, कभी कभी लिख रहे हो और आपका गलती से कोई एक शब्द क्या हो जाता है? माइंड से स्किप हो जाता है ना? कि माइंड में तो चल जाता है लेकिन आप वहां लिख नहीं पाते। तो उस शब्द को लिखने के लिए आप इस तरीके का साइन लिखते हैं और जिधर ये साइन लगा है उधर ही वो बचा हुआ शब्द क्या कर देते हो? लिख देते हो। इसका प्रयोग क्या आएगा? प्रयोग या परिभाषा इसकी क्या होगी? परिभाषा क्या होगी इसकी? लेखन के दौरान, लेखन के दौरान त्रुटिपूर्वक, त्रुटिपूर्वक कोई वाक्यांश, शब्द, कोई शब्द, वाक्यांश, वाक्यांश छूटने पर से लिखने से प्रदर्शित करने करने किस चिन्ह का प्रयोग लिखा जाता है? आपके हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आप लिख रहे हो, मैं नागरिक हूं, और आप भूल गए कहाँ का। तो आपने यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करा और लिखा भारत का।
तो भारत लिखना जैसे आप भ्रमवश क्या हो गए, भूल गए, तो आपने यहाँ पर इसको लिख लिया। अच्छा बेटा, यूजुअली क्या होता है, कुछ लोग इसको ऐसा भी लगाते हैं और नीचे भी लिखते हैं, लेकिन ये इसका गलत प्रयोग है, याद रखिएगा। आपको ऐसा नहीं लिखना है। त्रुटिबोधक चिन्ह में हमेशा हम स्पेस जहां पर रहती है वहां पर लिख देते हैं, लेकिन ये यूजुअली ऊपर की तरफ लगाया जाता है, क्योंकि हंस का पैर ऐसा दिखाई देता है ना। तो इसी का प्रयोग करना है। बाकी आप अगर कोई भ्रमवश ये छूट जाता है कोई पर्टिकुलर शब्द, तो आप नीचे भी लिख सकते हो, है ना, लेकिन का प्रयोग ऊपर की तरफ होता है, हंस पद ऐसा लगता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? अगला चिन्ह आ रहा है आपका लोप चिन्ह। अगला चिन्ह कौन सा है? लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का प्रयोग कैसा किया जाता है? तो सबसे पहले तो साइन देखते हैं इसका किस तरीके का होता है। कहीं किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछते चलिएगा। लोप चिन्ह कैसा दिखाई देता है? अरे यार, तो थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बनाते हैं, इस तरीके का कुछ दिखाई देता है ये, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तरीके का भी दिखाई देता है। ठीक है, अब इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, ध्यान से देखो। क्या आपने कभी खालिस्तान भरो प्रश्न किया है? खालिस्तान भरो प्रश्न किया है आपने कई बारी, अगर आपने देखा होगा। तो ये चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी आपको कोई एक वाक्य से किसी शब्द को लोप करके लिखना हो, ठीक है, जब आपको क्या करके लिखना हो, शब्दों या वाक्यांशों का लोप करके लिखना, शब्दों या वाक्यांश का लोप करके लिखना, लोप करके क्या करना हो, लिखना हो, तो उसके लिए आप किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आप कैसे लिख के बताओगे, उदाहरण से इसको समझो। ठीक है, किस तरीके से लिख के बताओगे, तो ध्यान दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली है ना? नहीं है क्या? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? अभी आ रही है? एक बारी बताइए, अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? अब आने लगी? ओके, इसकी बैटरी डाउन हो गई थी दूसरे वाले माइक की। अभी क्लियर होगी, मैंने माइक चेंज कर लिया है। यस, अब आ रही है आवाज? ओके, चलिए, ओके, ठीक है। अगला चिन्ह यहाँ पर लिखिएगा, पाद बिंदु। अगला चिन्ह कौन सा है? पाद बिंदु। इस चिन्ह का प्रयोग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ये कैसा दिखता है? तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। बिंदी, सिंपल। पाद का मतलब होता है पैर, और पैर पर लगी हुई बिंदी क्या कहलाती है? पाद बिंदु कहलाती है। अब ये कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब कभी भी आप देखते हैं उर्दू के जो
वाक्य आते हैं, उर्दू के जो शब्द आते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या आएगी? पद पर, पद पर लगा बिंदु क्या कहलाता है? पाद बिंदु कहलाता है। अब ये कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है? तो सबसे पहले अगर आप देखें तो उर्दू के शब्दों में, या फिर जिसको आप कहते हैं नुक्ता, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए हिंदी में क, ख, ग, ठीक है, सॉरी, क, ख, ग, च, प और अ, इसके नीचे जो बिंदु लगता है वही बिंदु हमारे हिंदी में पाद बिंदु कहलाता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो आगत वर्ण में भी ये पाद बिंदु हमको दिखाई देता है, जैसे ड और ढ। आगत की जगह इसे उत्क्षिप्त लिख दें तो ज्यादा अच्छा दिखे। उत्क्षिप्त व्यंजन में भी ये आपको दिखाई देगा। किस तरीके से दिखाई देगा? तो ड और ढ के रूप में। अगर मैं इसका उदाहरण लिखूं तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फजल, फ दल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्या? गजल, ठीक है, गजल। या फिर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कुछ और, ठीक है। तो यहाँ अगर आप यहाँ पर देखें, मैं लिख रही हूँ सड़क, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पढ़ाई। इन सब के पद में जो बिंदु लगा है वही बिंदु वास्तव में क्या कहलाता है? पाद बिंदु कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला आ रहा है, बिल्कुल इजी है इसलिए इस पे ज्यादा टाइम नहीं दिया। अगला आ रहा है पाद टिप्पण। पाद टिप्पण। अब पाद टिप्पण क्या होता है? ध्यान से देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? ध्यान से देखना बेटा, पाद टिप्पण का प्रयोग कब किया जाता है? जब कभी भी किसी दिए गए, किसी बोलना चाहिए रेफरेंस को आप प्रदर्शित कर रहे हो। रेफरेंस इन द सेंस कि जब कभी भी, जैसे ये पूरा आपने पेज लिखा, यहाँ पर देखो, जैसे आपने लूसेंट पढ़ी है, लूसेंट पढ़ा होगा तो लूसेंट पूरा एक यहाँ पर पेज लिखा हुआ चलता है ऐसा। और उसके बाद में यहाँ पर कहाँ से ये चीज ली गई है, उसके पद पर क्या लगा दी जाती है? ऐसा स्टार लगा दिया जाता है या वन। अच्छा पहले इसका साइन तो लिख लेते यार अपन, का साइन कैसा बनेगा ध्यान दीजिए। जब कभी भी आपने लूसेंट या फिर इसकी बुकलेट पर देखा होगा, दो तीन तरीके से बनता है, एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, ऐसे करके लगा रहता है। या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जगह दूसरा, अगर आप देखो ये जगह और दूसरा साइन क्या होता है? 1 2 3 लिखा रहता है, 1 3 4 ऐसे करके लिखा रहता है। अब क्या लिखा रहता है ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने यहाँ पर कोई डेटा लिया, और डेटा लिया और उसके ऊपर 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया और 3 लिख दिया। तो पाद टिप्पण क्या होता है वास्तव में? जब कभी भी किसी पेज के पद पर कुछ टिप्पणी की जाती है, ये टिप्पणी क्या की जाती है? तो ध्यान से देखिएगा कि आपने ये अमुक जो जहां पर टिप्पणी लिखी है, ये चीज कहाँ से ली है, रेफरेंस कहाँ से है। जैसे उदाहरण के लिए आपने ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा लिया, तो आपने यहाँ पर एक नंबर बता दिया कि ये जो डेटा लिया गया है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से लिया गया है। दूसरा आपने बता दिया ये जो डेटा है वो एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी से लिया है। तीसरा आपने बता दिया कि ये भारत सरकार के यहाँ पर उद्योग मंत्रालय का डेटा है। तो आपने 3 रेफरेंसेस दे दिए और उस रेफरेंस को बताने के लिए जिस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया उसे कहा जाता है पाद टिप्पण। तो डिफरेंस याद रखना पाद बिंदु और पाद टिप्पण में, गड़बड़ मत करना। क्लियर है बेटा? पाद बिंदु और पाद टिप्पण। और इसको अब जब आप थीसिस में भी लिखते हैं, अंजलि वेरी गुड बेटा, थीसिस में भी लिखते हैं इसको, वेरी वेरी गुड। थीसिस में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम थीसिस के साथ साथ लूसेंट में आप इसको देखेंगे ना तो आपको इजीली दिख जाएगा, है ना। लूसेंट में कई बार ये दिखता है, ठीक है, गॉट इट। चलिए अगला, अगला यहाँ पर जो है चिन्ह आ रहा है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह। अब ये पुनरुक्ति चिन्ह क्या होता है ध्यान से देखिए। पहले तो ये दिखेगा कैसे, देखो इसका चिन्ह कैसा होता है पुनरुक्ति का।
पुनरुक्ति चिन्ह दिखता कैसे है, तो ध्यान दीजिए इस तरीके से दिखिए। अच्छा ये बताओ कि कभी किराना लेने गए हो, किराना लेकर आए हो? किराना पाद बिंदु यही बोलेंगे बेटा कि किसी दी गई विषय वस्तु, स्वाति बता रही हूँ उसको क्या बोलेंगे पाद टिप्पण को, किसी दी गई विषय वस्तु का संदर्भ प्रदर्शित करने के लिए क्या लिखेंगे, बता दे रही हूँ। किसी दी गई या किसी दिए गए, किसी दिए गए अवतरण का संदर्भ प्रदर्शित करने हेतु, संदर्भ प्रदर्शित करने हेतु अर्थात करने हेतु, अर्थात वह कहां से लिया गया है, अर्थात वह कहां से लिया गया है, बताने हेतु जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पाद टिप्पण कहा जाता है। ठीक है, उस चिन्ह को क्या कहा जाता है, पाद टिप्पण कहा जाता है। क्लियर स्वाति? क्लियर बेटा? तो थम्स अप बताओ जल्दी से, क्लियर है? क्लियर? मैं सोच रही हूँ क्लास रहते ही अभी हम आज इसको कंप्लीट ही कर दे पूरे चिन्ह को, बस 2 या 3 चिन्ह और बचे हैं। ठीक है, 2 या 3 चिन्ह और, नहीं 3 नहीं 4 चिन्ह और बचे हैं, तो आज हम इन चिन्हों को खत्म ही करेंगे अपना। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ जाए। अगला चिन्ह आ रहा है पुनरुक्ति चिन्ह, है ना। पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, तो ध्यान दीजिए पुनरुक्ति चिन्ह की परिभाषा अगर हम जाएं तो दोहराव से बचने हेतु पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, दोहराव से या पुनरावृत्ति से बचने हेतु या पुनरावृत्ति को प्रदर्शित करने हेतु भी आप बोल सकते हो। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अच्छा ये बताओ कभी किराना की लिस्ट बनाई है? अब तो डीमार्ट आ गया तो आप तो बिल्कुल जाते हो और अपनी ट्रॉली उठाई और जो मन करता है उससे डीमार्ट से लेकर आ जाते हो। लेकिन पहले के जमाने में ये पापा लोग आज भी देखना किराने की लिस्ट बनाते हैं, और वही चीज होना चाहिए। कैसे लिस्ट बनाते हैं, ध्यान से देखो और उदाहरण लिखते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए एक लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना रही हूँ, यहाँ पर मैं किराने की लिस्ट बनाती हूँ। अब जरूरी नहीं है किराने की बनाओ, आप दूसरी भी लिस्ट बना। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर लिस्ट बना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, वस्तु, और यहाँ पर उसकी लिख रहे हैं मात्रा। तो जैसे देखना बड़ी सिस्टमैटिक बनती है ये लिस्ट। पापा लोग क्या करते हैं, इस लिस्ट में सबसे पहले जैसे शक्कर लेना है, तो शक्कर यूजुअली कितने किलो आती है, 10 किलो कि 5 किलो, तो 5 केजी आ रही है। अब उसके बाद में दाल भी 5 केजी चाहिए, तो दाल में 5 किलो ना लिखकर ऐसा लिख देते हैं। यूजुअली हम इसको ऐसा लिखते हैं, लेकिन ये इसका साइन नहीं होता, हम जल्दी जल्दी में ऐसा लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं लगता, इसकी जगह ये लगता है। ठीक है, जैसे आप दाल हो गया, दाल के साथ में चावल भी कितने किलो चाहिए आपको, 5 किलो चाहिए, तो बार बार 5 किलो ना लिखकर आप इस चिन्ह का प्रयोग कर लें। अब उसके बाद आपको चाहिए चाय पत्ती, चाय पत्ती कितनी चाहिए, 250 ग्राम चाहिए, जैसे सपोज करो 250 ग्राम, तो अब 250 ग्राम वाली जो और क्वांटिटी, जैसे आपने लिख दिया जीरा, जीरा कितना चाहिए, फिर 250 ग्राम। तो जो चीज जिस क्वांटिटी की रहती है उसके पुनरावृत्ति या उसके दोहराव से बचने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पुनरुक्ति चिन्ह कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा, पक्की बात? तो पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोहराव से बचने के लिए। सिंपल, बिल्कुल इजी है ना, बहुत सारे चिन्ह है, याद रखना। अगला आ रहा है समता, तुल्यता या बराबर का चिन्ह। अगला चिन्ह कौन सा है, समता, तुल्यता या फिर बराबर का चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कैसा किया जाता है, ये ऐसा दिखता है, ये चिन्ह है बराबर का ऐसा। जब कभी भी आप किसी विषय वस्तु क्या करते हो, किसी विषय वस्तु में, विषय वस्तु
समानता, समानता या फिर बराबर का भाव प्रदर्शित करना हो, भाव प्रदर्शित करना हो। अब देखो, मैथ्स में आप जैसे लिखते हो 2 + 2 = 4, हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में अब हम मैथ्स तो कर नहीं रहे, उसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पर हमारा भाव आएगा। की जगह यहाँ पर हमारा क्या आएगा, भाव आएगा। ये आपकी परिभाषा, आपका की जगह यहाँ पर क्या आएगा, भाव आएगा। किस तरीके से, जैसे आपको कोई पद को बताना है किसी को, जैसे नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी दोनों ही भारत के पावरफुल, पावरफुल को क्या कहेंगे, शक्तिशाली प्रधानमंत्री रहे, या नरेंद्र मोदी तो जो अभी भी हैं, तो आपने बताया दोनों भारत के प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी इक्वल टू इंदिरा गांधी जी कर दिया आपने। किस किस रिस्पेक्ट में इन दोनों को बराबर रखा आपने, प्रधानमंत्री के रिस्पेक्ट में। तो जैसे आप यहाँ पर उदाहरण के लिए समझे, आप यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखेंगे कि इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी बराबर नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख दिया दोनों बराबर हैं, किस रिस्पेक्ट में, प्रधानमंत्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दोनों ही क्या है, प्रधानमंत्री। यहाँ पर हमने भाव को बताया या फिर उनके पद के आधार पर लगाया। दूसरा, अगर आप देखें तो हम इसका प्रयोग यहाँ पर भी करते हैं संधि में। जैसे आपने प्लस का प्रयोग करा, महाधन इंद्र बराबर, इसी के बराबर यहाँ पर क्या आएगा, महेंद्र। तो जब कभी भी आप किसी चीज को बराबर प्रदर्शित कर रहे हो, तो जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उसे काय का चिन्ह कहा जाएगा, बराबर। तो हम किसी भाव को बराबर प्रदर्शित कर सकते हैं, हम किसी शब्द को संधि कर रहे हैं तब भी हम उसको बराबर में प्रदर्शित कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा। अब इसी से एक और नया चिन्ह निकल के आ गया, योग चिन्ह। तो गणित में भी आप योग नहीं करते, हिंदी में भी करते योग चिन्ह। हिंदी में योग चिन्ह का प्रयोग केवल काय में किया जाता है, संधि में किया जाता है सबसे ज्यादा। योग चिन्ह कैसा दिखाई देगा, इस तरह, ठीक है। तो योग चिन्ह कैसा दिखाई देगा, तो सबसे पहले तो चिन्ह लिख देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर चिन्ह बना दे रहे हैं योग का। योग का चिन्ह अगर हम बनाएं तो किस दिखेगा, ऐसा। परिभाषा कब आएगा, किसी दो शब्दों के योग में, किसी दो शब्द अथवा वर्णों के योग में, वर्णों के योग को प्रदर्शित करना, योग का प्रदर्शन। कैसे दो शब्दों या दो वर्णों का योग का प्रदर्शन होगा, तो सिंपल, संधि के लिए सबसे ज्यादा इसका प्रयोग लाया जाता है। संधि में सबसे ज्यादा, जैसे आपने बताया महान इंद्र, जैसे आपने बताया चंद्र अन उदय, तो ये आपका क्या हो गया, चंद्रोदय। तो ये जो साइन है आपका, ये किसका चिन्ह हो गया, प्लस का चिन्ह हो गया, ठीक है। दो चिन्ह आपके और बचे हैं जो हम अभी ही पढ़ लेंगे। यहाँ तक क्लियर है, तो थम्स अप दिखाओ। थोड़े से चिन्ह ज्यादा हैं और इजी इजी हैं, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको चीजें बहुत अच्छे से याद रखना है और इन चिन्हों का प्रयोग अब आपको डेली लाइफ में करना है। क्लियर है, ओके स्वाति। चलिए, अगला चिन्ह यहाँ पर अपूर्ण विराम का चिन्ह। अगला चिन्ह कौन सा, अपूर्ण विराम, और ये चिन्ह भी आ चुका है, अपूर्ण विराम चिन्ह, और ये चिन्ह आ चुका है, याद रखिएगा। कहाँ आ चुका है, एमपीपीएससी में, और नकल थी और बच्चे छोड़कर आए थे और आधे बच्चे उसको अर्ध विराम करके आए थे। याद रखना, अपूर्ण विराम का चिन्ह इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब ये अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग आप कब करोगे, तो आपने देखना आपके पेपर में आगे लिखी जा रही बात की ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए करा जाता है। तो सिंपल, इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा, ठीक है, इसके आगे लिखी जा रही बात की ओर, आगे लिखी
जा रही बात की ओर ध्यान आकर्षण कराने हेतु। कैसे आगे लिखी जा रही, और ये शॉर्ट में ध्यान लिखा जाता है, याद रखना। शॉर्ट में कैसा लिखा जाता है, तो ध्यान दीजिए, आपके परीक्षा में एक इसका नकल दिया था, उदाहरण दिया था, लेकिन बच्चे तो भी इसको करके नहीं आए थे। जैसे हिंदी का पेपर कितने अंकों का होता है, तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसका पूर्णांक जो है वो कितना है, 200 है। अब आपने पूरी बात नहीं लिखी कि दिए गए प्रश्न पत्र का पूर्णांक 200 अंक है, उसकी जगह आपने अंक लिख दिया और 200 अंक लिख दिया। ठीक है, जैसे आपने बताया इसका समय कितना है, इसकी समय सीमा यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 2 घंटा या 2 घंटे है। तो आपने इस चीज की ओर क्या कराना चाहा, ध्यान आकर्षण करवाना चाहा, और इसको शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया, ताकि सामने वाला व्यक्ति इस चीज को सबसे स्टार्टिंग में लिखे होने के कारण, इस तरीके से लिखे होने के कारण महत्वपूर्ण मुद्दे का इसे समझे और इसे ध्यान में रखे। तो इसके लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आई। लास्ट चिन्ह है आपका समाप्ति सूचक चिन्ह। अंतिम चिन्ह कौन सा आ रहा है, समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह अंतिम कौन सा, समाप्ति सूचक। अब ध्यान देना, पूर्ण विराम और समाप्ति सूचक में अंतर क्या है। इस चिन्ह का आप या तो ऐसे 3 डॉट लगा दिए जाते हैं समाप्त होने के बाद में, या तो समाप्ति सूचक चिन्ह में इधर से भी विवरण खत्म और इधर से भी विवरण क्या होता है, खत्म। दोनों तरीके से अब वर्णन क्या होता है, खत्म होता है। तो 2 तरीके से समाप्ति सूचक लगाते हैं, और हम डेली रोजमर्रा की लाइफ में इसको ऐसे ऐसे लगाते हैं। ये मत लगाना, हम ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं, नहीं तो हम ऐसे करके लगाते हैं। ये नहीं होता ये समाप्ति सूचक चिन्ह। जब पूरा पूरा अध्याय, गद्यांश या फिर पाठ या किताब क्या हो गई हो, समाप्त हो गई हो। क्या बोला बेटा मैंने, परिभाषा क्या आएगी इसकी, परिभाषा क्या आएगी कि जब संपूर्ण संपूर्ण अध्याय पाठ या विवरण पूर्णतः समाप्त हो गया हो, उसे प्रदर्शित करने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आपका कोई पेज है, वो अंतिम पेज है उस पर्टिकुलर बुक का, और वो समाप्त, तो आप उसको क्या कर देंगे, इस तरीके से बता देंगे। अगर आप इसको ऐसा नहीं बताएंगे तो सिंपल नॉवेल्स देखना, 2 या 3 डॉट के साथ में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो पेज के बीचों बीच में इस समाप्ति सूचक चिन्ह को लिख दिया जाता है, जहां पर भी वो पेज क्या होता है, पूर्णतः क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और अब आप यहाँ पर अपने विराम चिन्ह में भी लगा लो समाप्ति सूचक चिन्ह, क्योंकि विराम चिन्ह भी क्या हो गए, खत्म हो गए। तो 2 लेक्चर में हमने यहाँ पर बेटा पूरे विराम चिन्ह पढ़े। आपका होमवर्क है, जितने भी विराम चिन्ह हैं उन सबको 3 मार्कर में लिखना है आपको। जितने भी विराम चिन्ह है उनको 3-3 नंबर में लिखना है। अब सिचुएशन वाले जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पर लिखकर भेज दूंगी। कैसे, कि मैं आपको सिचुएशन बनाऊंगी कि इस दिए गए वाक्य में क्या करिए, विराम चिन्ह लगाकर लिखिए, पुनः विराम चिन्ह लगाना है ना। तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर आते हैं, तो वो मैं प्रश्न आपको दे दूंगी। क्या आपको समझ में आया पूरा क्लियर? तो अब फिर उसके बाद क्या करो, आपका यहाँ पर जो बोलना चाहिए सिलेबस है उसके सामने टिक लगा लो कि विराम चिन्ह भी हो गए। अब नेक्स्ट में अगर हम देखें तो वाक्य और वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में वाक्य और वाक्य के प्रकार पर हम चलेंगे। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? तो थम्स अप दिखाओ, किसी को कोई डाउट हो तो डाउट भी पूछ। क्लियर है बेटा कहानी? ओके अंजलि,
कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो डाउट भी पूछ सकते हो। क्लियर है बेटा? वेरी वेरी गुड। क्लियर है राहुल? वेरी गुड। चलिए, इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। धन्यवाद आज के लिए। ओके। उपसर्ग प्रोष्ठी जी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, और इसकी आंसर राइटिंग बाकी है, तो इसके कुछ क्वेश्चन अगर चाहो तो लिख सकते हो। चाहो तो क्या लिखना ही है आपको, पूरे पूरे विराम चिन्ह 3-3 नंबर में मुझे लिख के बताओगे। होमवर्क है आपका, होमवर्क है ना, आपका जो होमवर्क है वो है विराम चिन्ह, पूरे विराम चिन्ह जो है 3 नंबर में। सिचुएशन वाले प्रश्न मैं आपको दूंगी। तो आज की आंसर राइटिंग में यही कि जितने भी 20-25 विराम चिन्ह हमने पढ़े हैं उन सबको आपको एज एन 3 मार्कर लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। गुड डे।